एक भयानक तूफान ने रानो चिड़िया का आशियाना उजाड़ दिया। बेघर होकर भटकते हुए रानो को जंगल में एक जादुई बोलने वाला नींबू का पेड़ मिला। रानो ने सालों उसकी सेवा की और जाते जाते उस बूढ़े पेड़ ने रानो को एक अनोखा इनाम दिया। रानो बेटी, ये जादुई नींबू का घर तुम्हारे अच्छे और साफ दिल का इनाम है। जब तक तुम्हारा दिल दूसरों के लिए धड़केगा, ये घर तुम्हारी रक्षा करेगा। पेड़ के जाने के बाद वो नींबू का घर रानो के जीवन की सबसे प्यारी निशानी बन गया। लेकिन जंगल के दूसरे छोर पर रहने वाला कालू कौवा इस बात से बहुत जलता था। पूरे जंगल में मेरे जैसा अमीर कोई नहीं है। हजारों नींबू है मेरे पास, लेकिन सब लोग उस तुच्छ रानो चिड़िया के एक अदने से नींबू के घर की तारीफ करते हैं। मुझे उस घर से नफरत है। सुबह का समय रानो चिड़िया अपने जादुई नींबू के घर से बाहर निकलती है और अचानक चौंक जाती है। उसके घर की एक नींबू वाली सुंदर खिड़की गायब थी और वहाँ से रस टपक रहा था। अरे टुन्नू जी, जरा बाहर आइए, देखिए तो सही, हमारे घर की ये जादुई खिड़की कहाँ चली गई? कल रात तो ये यही थी। ये कैसे हो सकता है रानो? हमारे घर की लकड़ी या छिलका तो कोई साधारण पक्षी तोड़ ही नहीं सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। संकट यही नहीं रुका। अगले दिन सुबह उठकर रानो ने देखा कि उसके घर के मुख्य दरवाजे का एक बड़ा हिस्सा गायब था और तीसरे दिन छत का एक पूरा कोना भी गायब हो चुका था। कोई चुपके से रात के अंधेरे में रानो के अनमोल घर के हिस्से चुरा रहा था। रानो पूरी तरह टूट गई और रोने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बूढ़े दादा की ये आखिरी निशानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। चिंता मत करो रानो बेटी, हम सब अलग अलग दिशाओं में सुराग ढूंढेंगे। टुन्नू, तुम नदी किनारे जाओ और देखो कि वहाँ नींबू के छिलके के कोई निशान है या नहीं। रानो, तुम पहाड़ी इलाके में खोज करो। बंटी, तुम जंगल के बाजार जाकर पता करो कि कोई जादुई नींबू तो नहीं बेच रहा। और मैं खुद आज रात यहीं छुपकर निगरानी करूंगा। रात के सन्नाटे में उल्लू बाबा ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। झाड़ियों से निकलकर एक रहस्यमयी नींबू राक्षस रानो के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसका विशाल शरीर पीले नींबू जैसा था, आंखें हरी और चमकदार थी और उसके शरीर से खट्टे रस की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर टपक रही थी। वो राक्षस रानो के घर की छत को अपनी भारी उंगलियों से तोड़कर अपने साथ ले जाने लगा। चोर! रानो बेटी, बाहर आओ। ये कोई पक्षी नहीं, ये तो नींबू का भयानक राक्षस है। ठीक उसी रात कालू कौवा के विशाल नींबू के खेत में एक अजीब और जानलेवा बीमारी फैल गई। देखते ही देखते कालू के सैकड़ों पेड़ों के हरे भरे नींबू सड़कर काले पड़ने लगे, पत्तियां सूखकर गिरने लगी। कालू का आलीशान खेत पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। नहीं, बर्बाद हो गया मैं। मेरे हजारों नींबू काले पड़ गए। कोई मुझे बचाओ, मैं राजा से भिखारी बन गया। अगली सुबह रानो चिड़िया और उल्लू बाबा कालू कौवा के खेत में पहुंचते हैं। कालू जमीन पर बैठकर रो रहा था। रानो उसके पास जाती है। कालू भाई, हिम्मत मत हारो, मेरे घर को एक नींबू राक्षस तोड़ रहा है और तुम्हारे खेत में ये बीमारी आई है। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों मुसीबतों का आपस में कोई गहरा संबंध है। मुझे नहीं पता रानो, लेकिन अगर मेरा खेत नहीं बचा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बताओ हमें क्या करना होगा? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अपने अपने आशियाने को बचाने के लिए रानो और कालू ने मजबूरी में एक साथ काम करने का फैसला किया। उल्लू बाबा के बताए अनुसार वे दोनों एक लंबे और खतरनाक सफर पर निकल पड़े। रानो, देखो, यहाँ दीवार पर पत्थर का एक प्राचीन नक्शा बना हुआ है। रानो और कालू गुफा से वो जादुई नक्शा लेकर वापस उल्लू बाबा के बरगद वाले पेड़ पर पहुंचते हैं। उल्लू बाबा अपनी जादुई किताब खोलकर उस नक्शे को अपनी बड़ी आंखों से पढ़ते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं।
उल्लू बाबा जल्दी बताइए, मेरे खेत की बीमारी और उस नींबू राक्षस का क्या राज है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। शांत हो जाओ कालू, राज बहुत गहरा है। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक सुनहरा नींबू वृक्ष हुआ करता था, जो सभी नींबू के पेड़ों का राजा था। जब वह पेड़ सूख गया तो उसकी आत्मा क्रोधित होकर नींबू राक्षस बन गई। उसे लगता है कि जंगल के पक्षी मतलबी हैं और सबने उसे भुला दिया। क्या? सुनहरा नींबू वृक्ष? उल्लू बाबा, मुझे याद आया, जिस बूढ़े पेड़ ने मुझे ये नींबू का घर दिया था, उसने मरते समय कहा था कि वो इस जंगल का राजा था। इसका मतलब वो नींबू राक्षस हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो तो उसी प्यारे बूढ़े पेड़ की दुखी आत्मा है जिसने कभी मेरी मदद की थी। जैसे ही ये बड़ा खुलासा हुआ, वैसे ही नींबू राक्षस का क्रोध और बढ़ गया। वो पूरे जंगल के नींबू के पेड़ों की बची कुची शक्ति को अपने भीतर खींचने लगा। सुंदर वन की पवित्र नदी सूखने लगी, फूल मुरझाने लगे और समय बहुत कम था। उल्लू बाबा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा खेत तो गया, अब पूरा जंगल मर जाएगा। इसका कोई तो उपाय होगा। एक ही रास्ता है। जंगल के सबसे ऊंचे और बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक जीवन बीज छिपा है। अगर उस बीज को लाकर पुराने सुनहरे वृक्ष की जड़ों में लगा दिया जाए तो उसकी आत्मा का क्रोध शांत हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। हम रुकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम उस जीवन बीज को लेकर आएंगे। दोस्तों की जरूरत पड़ेगी हमें। चारों दोस्त समय के खिलाफ एक अनोखी दौड़ पर निकल पड़े। रास्ते में बहुत सी अनोखी चुनौतियां थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन रानो और कालू के दिल में अपने जंगल को बचाने का पक्का भरोसा था। अंत में वे सब सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। अरे दोस्तों, देखो, नीचे की जमीन हिल रही है, जल्दी निकलो यहाँ से। अचानक हवा के एक तेज झोंके से रानो का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी चोंच से वो चमकदार जीवन बीज छूटकर नीचे खाई की तरफ गिरने लगता है। तभी कालू कौवा अपनी आंखें बंद करके एक सुपर हीरो की तरह नीचे की तरफ गोता लगाता है। रानो, तुम डरो मत। मैं इस जादुई बीज को गिरने नहीं दूंगा। मैं अपने पूरे जंगल को बचा कर रहूंगा। कालू अपनी पूरी ताकत लगाकर हवा में गुलाटियां मारता है। तेज उड़ने के कारण उसके पंख बहुत थक जाते हैं और वो झाड़ियों से टकराकर जमीन पर फिसल जाता है। लेकिन वो आखिरी सेकंड में अपनी चोट से उस जीवन बीज को सुरक्षित पकड़ लेता है। वो थक कर जमीन पर बैठ जाता है। वाह कालू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे पंख थक गए हैं, फिर भी तुमने इतनी बहादुरी दिखाई। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? रानो बहन, मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन आज सब दोस्तों की मदद करके मुझे समझ आया कि दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने का मजा ही कुछ और है। लो, जल्दी से ये बीज ले जाओ और हमारे प्यारे जंगल को बचा लो। सब दोस्त मिलकर आखिरी पलों में पुराने सुनहरे पेड़ के पास पहुंच गए। नींबू राक्षस उन्हें देखकर थोड़ा हैरान था। रानो चिड़िया बिल्कुल नहीं डरी। वो अपनी चोंच में चमकता हुआ जीवन बीज लेकर सीधे नींबू राक्षस के पास दादा, रुक जाइए, आपको किसी ने नहीं बुलाया। आपकी दी हुई आखिरी निशानी, वो नींबू का घर, आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं रोज आपकी दी हुई सीख को याद करती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए दादा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही जीवन बीज ने सूखी जड़ों को छुआ, वैसे ही पूरे जंगल में एक जादुई, सुनहरी और अलौकिक रोशनी फैल गई। नींबू राक्षस का डरावना शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह वही पुराना मुस्कुराता हुआ जादुई नींबू का पेड़ प्रकट हो गया। जीते रहो बच्चों। रानो के प्यार और कालू के इस निस्वार्थ बलिदान ने आज मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। तुम सब इस जंगल का गौरव हो। देखते ही देखते पूरे सुंदर वन का नक्शा बदल गया। कालू का खेत फिर से हरा भरा हो गया।
और पहले से भी ज्यादा मीठे हुए नींबू उगने लगे। रानो चिड़िया का जो नींबू का घर टूट गया था, वो जादुई रोशनी से पहले से भी ज्यादा बड़ा, सुंदर और आलीशान महल जैसा बन गया। और उस पेड़ की याद में जंगल के ठीक बीचों बीच एक नया सुनहरा नींबू वृक्ष हमेशा के लिए उगाया, जो पूरे जंगल को ठंडी हवा देने लगा। कालू कौवा अपने खेत से टोकरी भर भर कर मीठे नींबू रानो, टुन्नू, बंटी और जंगल के सभी पक्षियों में बांट रहा था। सब लोग हंस रहे थे और नाच रहे थे। आओ भाइयों आओ, जितने चाहे नींबू खाओ। अब मेरा खेत सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे जंगल का है। धन्यवाद कालू भाई, आज से हम सब मिलकर इस जंगल का ध्यान रखेंगे। घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कवि का घोंसला था। दोनों की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शुरुआत में तो कालू गोरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो और उसका मामा जी हर छोटी बात पर गोरी को कोसते रहते थे। दिन भर बस ये रोना धोना और आँखों से आंसू बहाना, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है गोरी? पूरा घर सूना पड़ा है। जब मैं सुबह जंगल में निकलता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे दोस्तों के घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे चहकते हैं। उनकी आवाजों से पूरा पेड़ गूंजता है। और एक मेरा बदतर नसीब है कि जब भी घर आता हूँ यहाँ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कालू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें भला मेरा क्या कसूर है? मैंने दिन रात भगवान से मन्नतें मांगी हैं, हर पेड़ के देवता की पूजा की है। अगर ईश्वर ने हमारे भाग में अभी संतान नहीं लिखी तो मैं अकेले क्या करूं? आप तो जानते हैं मैं आपके लिए, आपके मामा जी के लिए और इस घर के लिए सुबह से रात तक क्या कुछ नहीं करती। चुप करो, मुझे तुम्हारे ये रोने धोने वाले बहाने और खोखली बातें नहीं सुननी है। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक दाना भी लेकर आऊंगा। अपना भोजन खुद ढूंढना शुरू कर दो। मैं अब और ये बोझ नहीं उठा सकता। कालू का मामा, जो पास के एक सूखे पेड़ पर रहता था, स्वभाव से बहुत ही लालची, स्वार्थी और दूसरों के घरों में आग लगाने वाला पक्षी था। वो गोरी से नफरत करता था, क्योंकि गोरी हमेशा कालू को गलत काम करने और दूसरों के घोंसले छीनने से रोकती थी। मामा जी को जब पता चला कि कालू गोरी से परेशान है, तो वो मौके का फायदा उठाने फौरन उड़कर आ गया। अरे कालू भांजे, अरे मेरे सीधे साधे बच्चे, कब तक इस मनहूस और बदकिस्मत कवि के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? पूरा 1 साल और बीत गया देखते देखते। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारे पंख बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें अपनी संतान का सुख कब मिलेगा? कल को जब तुम उड़ने लायक नहीं रहोगे तो तुम्हें पानी कौन पिलाएगा? क्या करूं मामा जी, मेरा भी सीना फटता है जब लोग ताने मारते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरा कोई अपना बच्चा हो जो मुझे पापा कहकर पुकारे। रात रात भर मैं यही सोचकर सो नहीं पाता। तो फिर देर किस बात की है भांजे? मेरे पड़ोस वाले जंगल में सुंदरी नाम की एक बहुत ही चुलबुली, सुंदर और तंदुरुस्त कवि रहती है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए कोई अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बात चलाई है वहाँ। अगर तुम एक बार हाँ कहो तो मैं आज ही जाकर बात पक्की कर दूं। फिर देखना तुम्हारे घोंसले में अंडों की लाइन लग जाएगी। मामा जी, भगवान के लिए रुक जाइए। ये आप कैसी विनाशकारी बातें कह रहे हैं? क्या आप मेरे जीते जी मेरे ही सामने इस घर में सौतन लाने की योजना बना रहे हैं? कालू जी, आप चुप क्यों हैं? अपनी जुबान खोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे वंश चाहिए, मुझे संतान चाहिए जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। मैं आज ही सुंदरी के घर जा रहा हूँ। मामा जी, आप आगे बढ़िए और शगुन की बात पक्की कीजिए। गोरी के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी कालू संतान की चाह में गाजे बाजे के साथ सुंदरी को ब्याह लाया। लेकिन जिसे वो सीधी समझ रहा था, वो शातिर सुंदरी असल में सिर्फ उसके घोंसले और पूंजी पर नजर गड़ाए बैठी थी। गोरी, सीधे खड़े होकर देखो, ये सुंदरी है। आज से इस घर की असली मालकिन यही है। अब इसके सामने अपने वो पुराने नखरे और रोने का नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह,
तो ये है यहाँ की पुरानी और बेकार कवि। शतल से तो बड़ी भोली और बेचारी बनती हो, पर कालू जी ने मुझे तुम्हारे सारे लक्षण बता दिए हैं। कान खोलकर सुन लो, अगर इस घोंसले के एक कोने में सिर छुपाने की जगह चाहिए तो सुबह उठकर मेरे पैर दबाने होंगे, मेरे लिए ताज़ा पानी लाना होगा। और हाँ, मामा जी ने साफ कह दिया है कि तुम्हारा दाना पानी आज से बंद है। अपना भोजन खुद ढूंढना, हमारे खाने पर नजर मत गराना। हाँ सुंदरी बहू, आते ही तुमने बिल्कुल सही कमान संभाली है। अगर ये गोरी जरा भी चू चपड़ करे या अपनी आवाज उठाए तो सीधे 2-4 पंख जड़ देना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गोरी चुपचाप अपमान का ये कड़वा घूंट पीकर रह गई। उसका दिल करता था कि वो उड़कर अपनी माँ के घर चली जाए, लेकिन उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। गोरी ने तय किया कि वो चुप रहकर अपनी तकदीर का तमाशा देखेगी। शादी के बाद सुंदरी कोई काम नहीं करती थी और दिन भर आराम करके गोरी से दासियों की तरह काम करवाती थी। लेकिन एक रात जब कालू गहरी नींद में सो रहा था तो सुंदरी दबे पांव घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ के पीछे मामा जी से मिलने पहुंची। गोरी की आंख अचानक खुल गई और उसने छुपकर उन दोनों की गुप्त साजिश और बातें सुन ली। मामा जी, आपका प्लान तो बड़ा सॉलिड निकला। उस मूर्ख कालू को लगता है कि मैं उसे बच्चे दूंगी। मैंने तो शहर के डॉक्टर चील से पहले ही दवा ले रखी है। मुझे कोई झंझट नहीं पालना। बस एक बार कालू अपनी सारी जमा पूंजी और ये आलीशान घोंसला मेरे नाम कर दे, फिर हम दोनों मिलकर इस कालू को और उस गोरी को लात मारकर यहाँ से भगा देंगे। हाँ सुंदरी, कालू तो अंधा हो चुका है। उसे बस थोड़ा और पट्टी पढ़ाओ। एक बार संपत्ति हमारे हाथ आ जाए, फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। उस गोरी को तो मैंने पहले ही भूखा मार रखा है। ये बातचीत सुनकर गोरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने से ज्यादा कालू की चिंता होने लगी कि उसका पति कितने बड़े धोखेबाज जाल में फंस चुका है। लेकिन गोरी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप रही। अगले दिन सुंदरी ने गोरी को बहुत प्रताड़ित करके भूखे पेट ही घोंसले से बाहर निकाल दिया। थकी हारी और अंदर से टूटी हुई गोरी नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ से गुजर रहे बंटी कबूतर और रानो चिड़िया की नजर उस पर पड़ी। गोरी बहन, भगवान के लिए अपने इन आंसुओं को रोको। हम सब जानते हैं कि उस निर्दयी कालू ने और तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है। लेकिन इस तरह भूखे पेट रहने से क्या समस्या हल होगी? सुबह से तुमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। ये मकई के दाने खा लो, इससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। कबूतर भाई, रानो बहन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मतलबी दुनिया में जहाँ मेरे पति ने मुझे पराया कर दिया, वहाँ आप लोग एक पड़ोसी होकर मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता। गोरी जैसे ही मकई के दाने खाकर पानी पीने के लिए नीचे झुकती है, अचानक उसका सिर जोर से चकराने लगता है। उसे पूरी दुनिया गोल घूमती हुई नजर आती है। वो डाल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पंख जवाब दे जाते हैं। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि रानो चिड़िया फुर्ती से उड़कर उसे अपने पंखों में संभाल लेती है। गोरी बहन को क्या हो गया? गोरी बहन, अपनी आंखें खोलो। गोरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? कबूतर भाई, इनके पंख तो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर चील काका के पास ले जाना होगा। गोरी को बेहोश देखकर बंटी कबूतर और रानो चिड़िया घबरा गए। वे फौरन उसे जंगल के सबसे बड़े और समझदार डॉक्टर चील काका के पास ले गए। चील काका स्वभाव के बहुत सख्त थे, लेकिन उनका दिल सोने का था। उन्होंने गोरी की आँखों और उसके पंखों की नब्ज टटोली। चील काका, बताइए ना, हमारी गोरी बहन को क्या हुआ है? क्या उस दुष्ट सुंदरी ने इसे कोई जहर दे दिया है? अरे नहीं रानू, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो कुदरत का चमत्कार है। जिस गोरी को कालू ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया, वो गोरी असल में माँ बनने वाली है। वो गर्भवती है। कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया था। क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कालू तो तरस रहा था इस दिन के लिए। हमें फौरन जाकर कालू को ये बात बतानी चाहिए। रुको बंटी,
जल्दबाजी मत करो। कालू ने इस बेचारी का बहुत अपमान किया है और मुझे पता चला है कि कालू की नई पत्नी सुंदरी एक नंबर की ढोंगी है। अगर सुंदरी को पता चला कि गोरी माँ बनने वाली है तो वो गोरी के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इस सच को अभी छुपा कर रखना होगा। कुछ दिन बीत गए। गोरी रानो चिड़िया के घोंसले में रहने लगी, जबकि सुंदरी ने कालू पर अपनी सारी जमा पूंजी नाम करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब कालू मामा जी के साथ बैंक नुमा पेड़ से अपना सारा सोना लेकर घोंसले में लौटा तो अंदर चल रही बातें सुनकर उसके पैरों तले की डाल खिसक गई। अरे तुम फिक्र मत करो, बस 2 दिन की बात और है। ये बेवकूफ कालू सारा सामान मेरे हवाले करने वाला है। जैसे ही सामान मिलेगा मैं इसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी और हम सारा माल लेकर इस जंगल से रफू चक्कर हो जाएंगे। कालू समझता है कि मैं उसे बचा दूंगी, जबकि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। क्या तुम माँ नहीं बन सकती और तुम मुझे लूटने आई हो? कालू जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। भांजे, मैंने तो पहले ही कहा था ये सुंदरी ठीक नहीं है। देखो, इसने तुम्हें धोखा दिया। झूठे बुड्ढे, पूरी साजिश में आधा हिस्सा तुम्हारा था। तुमने ही तो मुझे इस घर में एंट्री दिलाई थी। कालू के सामने अब सच का आईना साफ था। सुंदरी और मामा जी आपस में ही बुरी तरह लड़ने लगे। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम दोनों धोखेबाज और लालची हो। सुंदरी, मैं तो तुझे संस्कारी समझकर इस घर की मालकिन बनाने लाया था, पर तू तो एक नंबर की लुटेरी निकली। और मामा जी, आप पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन आपने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। आज के बाद अगर इस पेड़ के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। अकेला, उदास और रोता हुआ कालू जंगल की खाक छानने लगा। वो गोरी को ढूंढ रहा था। उसे अपनी हर एक गलती, हर एक ताना याद आ रहा था। उड़ते उड़ते वो उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां रानो चिड़िया का घोंसला था। वहां उसने देखा कि गोरी चुपचाप बैठी है और रानो उसे फल खिला रही है। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। लालच और समाज के तानों ने मुझे अंधा बना दिया था। सुंदरी ने मुझे लूट लिया, मामा ने मुझे धोखा दिया। मुझे मेरी औकात समझ आ गई है। तुम इस जंगल की सबसे पवित्र और सच्ची कवि हो। प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। कालू जी, जब आपने मुझे धक्के दिए थे तब मेरा दिल टूट गया था। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहाँ सिर्फ नफरत और ताने मिलते हैं। कालू, तुम माफी के हकदार तो नहीं हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारी आँखों के सारे पाप धुल जाएं। गोरी को तुमने बांझ कहा था ना? देखो, डॉक्टर चील काका ने कहा है कि गोरी माँ बनने वाली है। तुम्हारे घर का चिराग गोरी के आंचल में पल रहा है। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैंने जिस गोरी को दुत्कारा वही मेरे वंश को आगे बढ़ा रही है। कालू ने गोरी के सामने कान पकड़े और कसम खाई कि वो आज के बाद कभी किसी के बहकावे में नहीं आएगा और गोरी को रानी बनाकर रखेगा। गोरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी किसी की बातों में नहीं आऊँगा। प्लीज मेरे साथ वापस चलो गोरी। कालू जी, जो दर्द आपने मुझे दिया है उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने इस आने वाले बच्चे को पिता के प्यार से महरूम नहीं रख सकती। इसके भविष्य के लिए मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। चलिए घर वापस चलते हैं। कुछ महीनों बाद कालू और गोरी के सुंदर घोंसले में 2 नन्हे मुन्ने सुंदर कौवे के बच्चों का जन्म हुआ। पूरा पेड़ बच्चों की चहचहाहट से गूंज उठा। बंटी कबूतर और रानो चिड़िया उनके बच्चों के लिए उपहार लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज सुंदरी और लालची मामा जी को जंगल के पक्षियों ने मार मार कर बाहर खदेड़ दिया और वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत का इंसाफ देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आता है। जो लोग सीधे और सच्चे इंसानों पर अत्याचार करते हैं या लालच में आकर अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनका अंत सुंदरी और मामा जी जैसा ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा सब्र रखें और सही रास्ते पर चलें। अब्दुल, काव्या, स्नेहा,
गुरनाज कौर गिल, हरविंदर सिंह, कुमकुम।